पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट आता है धातुओं का दहन। धातुओं का दहन। धातुओं के दहन में जब धातुओं को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। धातु ऑक्साइड बना लेती है। जैसे धातु प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना संभव है, तो धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बना लेती है। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाने पर यह वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड कौन से रंग का होता है? ये काले रंग का। जैसे समीकरण के रूप में कॉपर को Cu प्लस ऑक्सीजन को O2 अभिक्रिया करने पर 2CuO इसको संतुलित करते हैं तो ये बनता है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम को जलाया जाता है तो वायु की उपस्थिति में यह क्रिया करके 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। इस प्रकार धातुओं के दहन करने पर यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है तथा जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है यह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। धातु ऑक्साइड जो बनता है, जब धातुओं को हमने जलाया तो धातु ऑक्साइड बनता है, तो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय
क्षारीय होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2 होल थ्राइड एवं जिंक ऑक्साइड ZnO अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अतः वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति के व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। जो अधिकतर धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल के अंदर विलय होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर क्षार का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड ये ठोस होता है। जब इसको जल के अंदर घोला जाता है ये द्रव होता है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है बना लेता है। इसी प्रकार K2O पोटेशियम ऑक्साइड जो एक धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलकर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। अतः हमने पढ़ा कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे Na2O है, ये सोडियम ऑक्साइड होता है, वो जल के अंदर घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तथा इसी प्रकार K2O है जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है, वो जल के अंदर घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण Al2O3+6HCl के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के साथ की अभिक्रिया, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो 2AlCl3 अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड +3H2O प्राप्त होता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है।
ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब NaOH क्षार के साथ करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट अर्थात 2Na Al2O2 प्लस H2O प्राप्त होता है, जिसे सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को, ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा आता है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है तथा धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ये जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अर्थात धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है तथा धातु ऑक्साइड बनाती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, ये धातु ऑक्साइड दोबारा पुनः जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। जैसे धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे Na+H2O अभिक्रिया करने पर Na2O धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया, सोडियम के साथ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये धातु ऑक्साइड जो होता है, धातु ऑक्साइड प्लस जल अभिक्रिया धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। जैसे Na2O प्लस H2O अभिक्रिया NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इस प्रकार धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, ये जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन गैस बनाती है।
धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाने के पश्चात ये पुनः जल में घुला जाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रियाएं, सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे पोटेशियम के साथ 2K प्लस H2O क्या बन गया, 2KOH प्लस H2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के साथ ये तेजी से अभिक्रिया करती है, प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है, प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। इसी प्रकार सोडियम की प्लस H2O 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल के साथ जो कैल्शियम जो धातु होती है, कैल्शियम जो धातु होती है उसकी क्रिया बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी होती है। जैसे Ca प्लस H2O अभिक्रिया होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल टू H प्लस H2, संतुलित कर देंगे इसको इस प्रकार से, ये कैल्शियम, ये जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। एल्यूमिनियम आयरन Fe तथा जिंक Zn जैसी धातुएं न तो ठंडे जल के साथ न ही गर्म के जल के साथ, न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे 2Al प्लस 3H2O किसके रूप में, भाप के रूप में लिया, भाप के रूप में लेने पर Al2O3 प्लस
3H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार 3Fe प्लस 4H2O अभिक्रिया होने पर Fe3O4 प्लस 4H2 इस प्रकार ये भाप के साथ अभिक्रियाएं करती हैं। मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे Mg प्लस H2O MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड H2 ये इस प्रकार अभिक्रिया करता है। इसको संतुलित करने के लिए दो यहां पर लगा देते हैं, दो होल 12 ये इस प्रकार अभिक्रिया करता है। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रियाएं धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण अर्थात जिस प्रकार की धातु उस प्रकार का लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता प्रदान करती है। धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, सांद्र अम्लों के साथ अर्थात अभिगाढ़ी अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, वह हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो 2AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। इसी प्रकार जिंक की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आयरन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है एवं हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया धातुओं की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होने पर H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती है अर्थात हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? जल के अंदर। तथा स्वयं नाइट्रोजन के जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO2, NO आदि में अपचित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम व Mn अति तनु HCl अर्थात बहुत पतला पानी की मात्रा ज्यादा व अम्ल की मात्रा कम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। जैसे जिंक की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न होगी। Zn प्लस Zn जिंक नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होंगे प्लस H2O बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब मैग्नीशियम व मैग्नीज की अभिक्रिया अति तनु बहुत पतले अर्थात पानी की मात्रा अधिक व अम्ल की मात्रा कम होने पर जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है।
अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, Mg की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उसके बाद Mg से कम एल्यूमिनियम की होती है, एल्यूमिनियम से कम जिंक की होती है, जिंक से कम आयरन की होती है। कॉपर तनु एसिड के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, एक्वारेजिया। अब बात आती है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl अर्थात 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड अर्थात सोने को पिघला सकता है। सुनार इसका उपयोग, अम्लराज का उपयोग अर्थात एक्वारेजिया का उपयोग सोने के आभूषणों या गहनों को पॉलिश करने में अर्थात उन्हें चमकाने में उपयोग में लाता है, इसलिए ये हल्के हो जाते हैं अर्थात ये सोने जैसी वस्तुओं को पिघला सकता है।